हे वेलकम बैक टू योर चैनल माई मास्टर 9.8 जहां मिलता है आपको एग्जाम क्रैक करने का 100% कॉन्फिडेंस। और मैं मेरे अंसारी आपका अपना मास्टर, घर का मास्टर। तो भैया आज बात करने वाले हैं हम कुछ नहीं। चार्ज को रेस्ट पे रख के हम बहुत पढ़ चुके हैं। चार्ज को रेस्ट पे रखा, फिर हमने उसके इलेक्ट्रिकल इफेक्ट्स पढ़े कि एक चार्ज जब रेस्ट पर होता है तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, उसकी वजह से किसी दूसरे चार्ज पे कोई फोर्स आ सकती है। वो चार्ज किसी पॉइंट पे कुछ पोटेंशियल क्रिएट कर सकता है। उस पॉइंट पे बैठ के उस सेंट्रल चार्ज का किसी और चार्ज के साथ इंटरेक्शन एनर्जी यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की बातें हो सकती है। तो ये सारी बातें तब थी जब चार्ज था हमारा रेस्ट पर। तो भैया बहुत पढ़ चुके हैं हम चार्ज को रेस्ट पर। अब बात करने वाले हैं चार्ज के मोशन की और मोशन की वजह से आने वाले इफेक्ट्स की। तो आपके चैप्टर का नाम है मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। आपके चैप्टर का क्या नाम है? मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। तो भैया बहुत मज़ा आने वाला है वीडियो में, ठीक है। नए नए कॉन्सेप्ट सीखेंगे, चार्ज को मोशन में लेके आएंगे, उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड वगैरह और बहुत सारी बातें मैंने आपको कुछ बता भी रखी हैं और कुछ नहीं सीखेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर पढ़ लें, जहाँ पे आपको हैंड रिटन नोट्स के लिंक मिल सकते हैं, टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल सकता है, ठीक है, और बहुत सारी बातें। तो बिना वक्त बर्बाद किए जल्दी से शुरू करते हैं। कॉपी पेन निकालो, नोट्स लिखने शुरू करो। जी हाँ, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। यहां पर चार्ज मोशन में है तो बात याद करते हैं कुछ पुरानी कि जब चार्ज रेस्ट पर होता है, चार्ज को रेस्ट पर रखकर हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा, तो ये क्या प्रोड्यूस करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड ओनली। उसके बाद चार्ज मोशन में आया और चार्ज मोशन में दो तरीके से आ सकता है। एक बार आ सकता है यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, दैट्स इट। और एक आ सकता है नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो भैया ये दो तरीके हो सकते हैं चार्ज के मोशन के। एक बार जब चार्ज रेस्ट पर था तो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड थी, तो सिर्फ और सिर्फ क्या थी? इलेक्ट्रिक फील्ड। और एक बार चार्ज अगर मोशन में आ गया तो दो तरीके हो सकते हैं चार्ज के मोशन में आने के। एक हो सकता है यूनिफॉर्म मोशन और एक हो सकता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन में जब वो है तो वो साथ के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड तो प्रोड्यूस करता ही है, साथ के साथ मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करता है। तो वहां पर आपको मिलेगी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। एक बार चार्ज अगर नॉन यूनिफॉर्म मोशन में आ गया यानी कि वेलोसिटी बढ़ने लगे या वेलोसिटी घटने लगे, यानी कि एक्सेलरेटेड मोशन या रिटार्डेड मोशन अगर होने लगेगा तो वहां कुछ बदलाव और आ चुका होगा। नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी में इंक्रीज और में डिक्रीज। बात समझ में आ गई क्या? तो ये दोनों ही तरीके से अगर चार्ज मोशन करेगा तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड तो होगी ही होगी, मैग्नेटिक फील्ड भी होगी ही होगी। लेकिन साथ में और कौन जन्म ले चुका है? अब उन्हें पता नहीं था कि वहां किसी और के कदम पड़ चुके हैं। रेडिएशन, ओ माय गॉड, रेडिएशन, रेडिएशन, ठीक है जी, रेडिएशन। तो जब चार्ज पार्टिकल मोशन में होता है तो दो बातें हो सकती हैं। एक तो है यूनिफॉर्म मोशन की बात, जिसमें हम क्या कह रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड तो तब भी है जब चार्ज रेस्ट पर है, लेकिन जब चार्ज मोशन में है बिसाइड्स इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड ऑल्सो दे, मैग्नेटिक फील्ड भी है वहाँ पे। और जैसे ही चार्ज नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव करता है यानी कि वेलोसिटी इंक्रीज करे या डिक्रीज करे तो वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, मैग्नेटिक फील्ड भी, और साथ में क्या है? रेडिएशंस। ये रेडिएशंस कौन सी हैं इनके बारे में हम और डेप्थ में बात करेंगे जब हम यूनिट 5 पढ़ रहे होंगे। ओके, ये यूनिट का नाम है EM वेव्स, बिल्कुल। लेकिन अभी हमारा जो फोकस है, हमारा जो इंटरेस्ट है वो है इस पॉइंट पर कि मूविंग चार्ज जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, हमें उसके बारे में बात करनी है, उसको स्टडी करना है। एक मूविंग चार्ज कैसे मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न बनाता है। बात समझ में आई क्या? चलो जल्दी से और बातें करते हैं। ये बात आप नोट कर लो, पॉज करो, जल्दी से नोट करो, ठीक है। उम्मीद है आपने नोट कर ली होगी, मैं रब कर रहा हूं। बेहतरीन। तो भैया हम सबसे पहले बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड की। व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड? मैग्नेटिक फील्ड क्या है? मैग्नेटिक फील्ड के लिए एक लाइन जल्दी से समझें और लिखें। पहले सुन लो, उसके बाद लिखना। मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, जी हाँ, मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड एक वो एरिया, वो रीजन, वो स्पेस, मैग्नेटिक फील्ड एक वो रीजन, वो एरिया, वो स्पेस जहां पर
अगर मैग्नेटिक मटेरियल्स आए तो वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को शो करे। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है कि अगर एक रीजन है, एक स्पेस है जहां पर कुछ मैग्नेटिक मटेरियल्स आ रहे हैं और वो कुछ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज शो कर रहे हैं, तो हम उस रीजन को क्या कहेंगे? मैग्नेटिक फील्ड। तो यही लाइन एग्जैक्ट मैं यहां पे लिख भी रहा हूं और यही आप भी लिखेंगे। द रीजन और स्पेस around a magnet in which other magnetic materials shows magnetic properties। ठीक है भैया, द रीजन और स्पेस अराउंड अ चार्ज और सॉरी अराउंड अ मैग्नेट इन विच अदर मैग्नेटिक मटेरियल्स शोज मैग्नेटिक बिहेवियर और यू कैन से मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। ठीक है सर, what are these magnetic materials? Oh my god, you don't know about magnetic materials? Let me tell you भैया, ये मटेरियल्स कौन से हैं? मैग्नेटिक मटेरियल्स ये कौन है? लेट मी टेल यू भैया, निकल कौन है? निकल, कोबाल्ट, आयरन, स्टील। भाई यहाँ एक लोहे के कील मैं लेके आया और एक दूसरी लोहे के कील को मैं टच किया, कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर मैं मैग्नेट के प्रेजेंस में इस कील को उस मैग्नेट से टच कर दूं तो यह मैग्नेट के जैसा बिहेव करेगा, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करेगा। तो ये वो रीजन, मैग्नेट के आसपास वाला वो रीजन जहां पर ये वाली कील एक मैग्नेट की तरह बिहेव करेगी, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो कर रही है, तो वो रीजन कौन है? वो रीजन है मैग्नेटिक फील्ड। उम्मीद है आपको बात समझ में आ रही होगी। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड आपने समझ लिया कि मैग्नेटिक फील्ड क्या है। द रीजन और स्पेस अराउंड अ मैग्नेट, द रीजन और स्पेस अराउंड अ मैग्नेट इन व्हिच अदर मैग्नेटिक मटेरियल्स शोज मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। ठीक है, और मैग्नेटिक मटेरियल कौन से हैं उसका एग्जांपल आपके सामने है। पॉज करके जल्दी से नोट करो, हम बात करने वाले हैं मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। किसकी बात करने वाले हैं? मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। जी हाँ, तो बात हो रही है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, ओह माय गॉड। तो भैया मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है? सर मैग्नेटिक फील्ड तो मुझे समझ में आया कि कोई रीजन, कोई स्पेस जहां पर मैग्नेटिक मटेरियल आएगा और अपनी कुछ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को शो करेगा। एग्जैक्टली वही है। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है? मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी बाबा क्या है ना, ऐसे सुनो कि एक बल्ब जल रहा है, बल्ब, तो पूरे कमरे में रोशनी है, पूरे कमरे में क्या है? रोशनी है। तो रोशनी वाला एरिया, वो रोशनी, वो चमक जो फैली है, ठीक है, वो लाइट जो फैली है, वो लाइट वाला एरिया, ठीक है। लेकिन मैं किसी पॉइंट पर ये चेक करने लगूं कि इस बल्ब की, एक पर्टिकुलर बल्ब की इतने डिस्टेंस पे कितनी चमक है, फिर ये चमक धीरे 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 कम होती जा रही है। तो चमक से मेरा तात्पर्य है इंटेंसिटी। क्या तात्पर्य है? इंटेंसिटी। कि आप ये चेक कर रहे हो कि एक पर्टिकुलर पॉइंट पर उसकी लाइट की स्ट्रेंथ कितनी है, मतलब चमक कितनी। तो किसी पॉइंट पे जब हम स्पेसिफिक स्ट्रेंथ की बात करते हैं फील्ड की, तो इंटेंसिटी होता है। ओ हो, तो क्या ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के जैसा है? हाँ जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अरे बिल्कुल एकदम सही समझ रहे हो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अगर आप पढ़ चुके हैं तो आपको समझ में आना चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन में अगर किसी पॉइंट पर हम इंटेंसिटी की बात करेंगे तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, और मैग्नेटिक फील्ड रीजन में अगर मैं किसी पॉइंट पर इंटेंसिटी की बात करूंगा तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है। ओ माय गॉड, या। तो जल्दी से पॉइंट लिखो एक इसमें कि इट इज डिफाइंड फॉर ए पॉइंट, इट इज डिफाइंड फॉर ए पॉइंट। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं भैया बी वेक्टर से, जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं ई वेक्टर से, उसी तरह एकदम वैसे ही बी को रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पे किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी को रिप्रेजेंट करता है बी वेक्टर से। तो इट इज डिफाइंड फॉर ए पॉइंट, 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 इट इज डिफाइंड फॉर ए पॉइंट। सबसे पहली बात, और अगली लाइन में मैं इसके बारे में एक लाइन लिखने जा रहा हूं। द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ defined
फॉर अ पर्टिकुलर पॉइंट इज नोन एज मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी. Defined for a point at a point is known as मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी. भैया जहां पर भी अब बात होने वाली तो एम एफ आई 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 बोले तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, एम एफ आई बोले तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी. बात समझ में आ गई क्या? ठीक है. तो इन शॉर्ट ये कह सकते हो आप कि किसी भी पॉइंट पर अगर मैग्नेटिक फील्ड में स्ट्रेंथ की बात हो रही है, किसी पॉइंट पर कि कितनी स्ट्रेंथ है इसके बारे में बात चल रही है, तो यकीनन वो बात मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी यानी कि बी वेक्टर की बात हो रही है. अगर किसी पॉइंट पे मैं डिफाइन करता भी हूँ कि किस पॉइंट पर कितनी है, फॉर एग्जांपल मैं इस पॉइंट ए पर डिफाइन कर रहा हूँ तो मैं लिख देता हूँ बी ए वेक्टर, यानी कि मैं चेक करना चाह रहा हूँ कि ए पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी है. आर यू गेटिंग मी? इसमें गेटिंग मी का है ही नहीं, ऐसा कुछ समझ में आ ही गया होगा. चल आजा. तो इन शॉर्ट क्या कह सकते हैं? स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट इज नोन एज मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी. स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट इज नोन एज मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी. ऑलराइट देन लिसन टू मी वेरी केयरफुली. तो भैया ये बात करें हम तुमसे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का. ओके, क्या बताना है? ठीक है. हाँ भैया, तो इसकी यूनिट के बारे में बात कर लेते हैं. यूनिट ऑफ बी वेक्टर टेस्ला. सर निकोलस टेस्ला सर. हाँ वही टेस्ला. इसको मैं कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करता हूँ. ओह अरे भैया, जिस तरह फोर्स को कई कौन बताए थे सर? आइजैक न्यूटन बताए थे ना, तो न्यूटन के नाम से ही चल पड़ा है. तो सर का मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी टेस्ला बताया था. नहीं, निकोलस टेस्ला के साथ बहुत गलत हुआ था. एक मूवी है प्रेस्टीज, धूम 3 जिसकी कॉपी है. हाँ, धूम 3 प्रेस्टीज मूवी की कॉपी है. तो आपका अगर कभी वक्त लगे तो प्रेस्टीज मूवी आप ज़रूर देखिए. उसके अंदर एक ह्यूग जैकमैन है, वुल्वरीन वाला हीरो, और एक क्रिश्चियन बेल, आई थिंक. हाँ, क्रिश्चियन बेल. तो इन दोनों की वो मूवी है, बहुत प्यारी मूवी है, आप ज़रूर देखें. तो उसमें निकोलस टेस्ला का थोड़ा सा पार्ट दिखाया गया, और कभी आपको वक्त लगे तो प्लीज़ आप निकोलस टेस्ला की बारे में पढ़ें. उसके साथ बहुत गलत हुआ था. उसकी जितनी भी इन्वेंशंस थी उनको चुराया जाता था, एडिसन वगैरह बहुत सारी चीज़ें थी. मैं अब सारी बातें नहीं कर सकता, लेकिन उसको एक ट्रिब्यूट देने के लिए हमने मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की यूनिट टेस्ला के नाम पे रख दी. हाँ, एक छोटी सी बात मैं कहना चाहता हूँ. अगर टेस्ला की इन्वेंशन सही टाइम पे छप गई होती, समझ ली गई होती, उन इन्वेंशंस पे काम किया होता, तो हम वायर्ड कम्युनिकेशन पे जाकर फिर वायरलेस कम्युनिकेशन पे आए हैं ना. हम डायरेक्ट वायरलेस कम्युनिकेशन पे आ सकते थे अगर निकोलस टेस्ला की इन्वेंशंस को हम सीरियसली लेते, उनके ऊपर काम करते, उसके साथ गलत ना हुआ होता, तो हम वायरलेस कम्युनिकेशन पे ही सीधा जंप कर सकते थे. लाइफ. और आप सोचते हो कि मैं थोड़ा सा पढ़ लूँ और कहाँ पहुँच जाऊँ, और थोड़ा सा पढ़ के अगर मैं फेल हो जाता हूँ तो मेरी ज़िंदगी ख़त्म है. ऐसा नहीं है. कॉन्टिन्यूस एफर्ट्स करने पड़ते हैं, तब भी मकाम मिल जाए, मंजिल मिल जाए तो बहुत अच्छी बात, और नहीं मिलती तब भी हमें कॉन्टिन्यूस एफर्ट करना. हमारे हाथ में सिर्फ एफर्ट करनी है. तो चलो भाषणबाजी बहुत होगी, आ जाओ वापस आते हैं. तो यार यूनिट ऑफ बी जो है वो टेस्ला. यूनिट ऑफ बी क्या है? टेस्ला है. और ये इसकी ऐसा यूनिट है. सर मैंने कहा क्या हो गया कि सर जैसे न्यूटन ऐसा यूनिट होती है. मैंने कहा बिल्कुल वैसा ही. तो सर इसका सीजीएस भी कुछ ना कुछ होगा. हाँ भैया होता है, उसको कहते हैं गॉस, GAUSS. ऐसा यूनिट. गॉट इट. सर मैंने कहा क्या हो गया कि सर जैसे 1 न्यूटन में 10⁵ डाइन होती है. डाइन उसकी सीजीएस यूनिट है फोर्स की. तो ऐसे ही यहां पर भी कोनो तो होगा रिलेशन. मैंने कहा बिल्कुल है. टेंशन ना ही लीजिए. ये देखिए 1 टेस्ला इक्वल टू 10⁴ गॉस. हाँ, नोट कीजिए. फाटाफाटी, बहुत ही शानदार. तो बच्चन लोग नोट कर चुका है कि मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है. हाँ ठीक है, जल्दी से पॉज करके नोट करो, मैं रब कर रहा हूँ. जी हाँ, मूविंग चार्ज की वजह से होती है मैग्नेटिक फील्ड. ध्यान से देखिए पर्दे पर, अभी एक चार्ज दौड़ता हुआ जाएगा और उसके आसपास दिखाई देगी मैग्नेटिक फील्ड. अच्छा, कैसे देखो.
मान लीजिए ऐसा सीधी लाइन है, ऐसा क्या है, सीधी लाइन, और इस सीधी लाइन पे मजा आ रहा है, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है तो ये प्लस क्यू चार्ज है और ये जा रहा है भागता हुआ, ये भागता हुआ जा रहा है भैया एकदम सीधा। इसको कहते हैं लाइन ऑफ मोशन, इसको कहते हैं लाइन ऑफ मोशन। तुम्हें लाइन टेढ़ी दिख रही होगी, अभी सीधी है, अभी मस्त। तो भैया ये चार्ज जा रहा है भागता हुआ, ये चार्ज जा रहा है भागता हुआ। तो अभी क्या हुआ, हमने बेसिकली क्या है, एक टॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट ड्यू टू मूविंग चार्ज। स्पेलिंग देख लेना रे, हम स्पेलिंग बहुत गलती करते हैं। हाँ, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी पॉइंट ड्यू टू मूविंग चार्ज। डिस्क्लेमर दे रहे हैं भैया, हाँ हम स्पेलिंग बहुत गलती करते हैं, बहुत जगह दिमाग चलता है, समझाना है, वीडियो बनाने में तो और 10 चीज़ें दिमाग में चलानी पड़ती हैं। ठीक है, क्लास में तो फिर भी मैनेज हो जाता है, ऑनलाइन वीडियो बनाना क्लास लेने से ज़्यादा टफ है। मैं 4 घंटे की लगातार क्लास ले सकता हूँ और आधे घंटे की वीडियो बनाने के लिए मुझे वो 4 घंटे के इक्विवेलेंट मेहनत करनी पड़ती है और प्रेशर भी अलग रहता है वीडियो बनाने का। आजा, तो यार ये जो चार्ज है ये भागता हुआ जा रहा है। पहली बात मैं इसके साथ एक वर्ड लिखना चाहता हूँ कि ये क्या है, एक्सपेरिमेंटल है। एक्सपेरिमेंटल, समझ गया ना, एक्सपेरिमेंटल है मतलब ये वाला जो टॉपिक मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, दिस इज दिस इज ऑल बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट, दिस इज ऑल बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट। तो हुआ ये, मैंने ऐसा ऑब्जर्व किया कि ये कुछ पॉइंट्स मैंने लिए लाइन ऑफ मोशन पे। ये कौन है भैया, लाइन ऑफ मोशन। तो लाइन ऑफ मोशन जो है, मैंने यहां पे कुछ पॉइंट्स मार्क कर दिए, फॉर एग्जांपल एम एन, और यहां पर मैंने मार्क कर लिए वाई जेड 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 जेड। तो मैंने क्या ऑब्जर्व किया, मैंने अपने कंपास निडल को लेके आया, कंपास निडल वही यार, वही हाँ वही कंपास निडल जो 10th क्लास में आपने देखी होंगी, वही कंपास निडल मैं लेके आया। मैंने अपनी कंपास निडल को ऐसे यहाँ पे ला के रखा, तो मैंने देखा वाई और जेड पॉइंट पे कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं मिल रही है, वाई और जेड पॉइंट पर कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं मिल रही है, और सेम रिजल्ट मुझे मिला एम और एन के लिए। तो जितने भी पॉइंट्स इस लाइन ऑफ मोशन पे आ रहे हैं उन सभी पर कोई मुझे मैग्नेटिक फील्ड नहीं मिली। तो सबसे पहला पॉइंट तो आपको यही समझना है, ऑल द पॉइंट्स लाइंग ऑन line of motion, all the points lying on line of motion will experience no magnetic field, there will be no magnetic field on the line of motion, on the points lying on line of motion, पहला पॉइंट। फिर उसके बाद मैंने इन पॉइंट्स पे ऑब्जर्व किया, यहाँ पे मैं कुछ और एक्सपेरिमेंटल बेस्ड हम रिजल्ट देख रहे हैं। यहाँ पे इस पॉइंट पे मैंने ऑब्जर्व किया, इस पॉइंट को कुछ नाम दे देते हैं, लेट्स से एस, और इस पॉइंट को कुछ नाम दे देते हैं, लेट्स से टी, और इस पॉइंट को कुछ नाम दे देते हैं ई, और इस पॉइंट को कुछ नाम दे देते हैं एफ। ध्यान से सुनिएगा ये रिजल्ट। ऐसा ऑब्जर्व हुआ कि एस पॉइंट पर बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड आ रही थी। हाँ, एक और पॉइंट, हम राइट लेफ्ट अप डाउन को तो एरो से दिखा देते हैं, लेकिन इनटू द प्लेन और आउट ऑफ द प्लेन को हम दिखाने के लिए किसी और नोटेशन का इस्तेमाल करते हैं। मैं आपको बता देता हूँ, ऐसे ही समझ लो, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट, अप डाउन, बट एक और डायरेक्शन है इनटू द प्लेन, परपेंडिकुलरली बोर्ड के अंदर। समझ में आई बात? तो और एक होती है बाहर तुम्हारी तरफ आती हुई, हाँ ये वाली। तो जो बाहर तुम्हारी तरफ आई है उसको मैं दिखाता हूँ बिंदी पे गोला, बिंदी पे गोला बाहर, कांटे पे गोला अंदर। तो भैया बिंदी पे गोला बाहर, कांटे पे गोला अंदर, बिंदी पे गोला बाहर, कांटे पे गोला अंदर। समझ में आ गया भैया? बहुत ही शानदार। ई बना है भैया, ये बाहर और ये रहा अंदर। समझ में आई बात? अंदर की परपेंडिकुलर इनवर्ड्स, इसको अंग्रेजी में बहुत ही सभ्यता के साथ सोफिस्टिकेटेड वर्ड्स में कहूँगा इनटू द प्लेन, और इसको मैं कहूँगा परपेंडिकुलरली, नॉर्मली इनटू द प्लेन और नॉर्मली आउट ऑफ द प्लेन। ठीक है?
बाहर, अंदर, बेहतरीन। तो कप्तान मेरी बात सुनो, शाबाश कप्तान, इधर सुनो। या मेरा कप्तान इधर देख ले, वाह वाह, मैंने ऐसा ऑब्जर्व किया कि एस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है बाहर, और एस टी पॉइंट पर भी मैंने ऐसा ही ऑब्जर्व किया कि मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है बाहर। एफ पॉइंट पर हम ऑब्जर्व किया है कि मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है अंदर। अंदर कहाँ जा रहा है? अंदर, अंदर नहीं, अंदर। और ई पॉइंट पर भी कहाँ जा रहा है? अंदर। और एक और बात हमने ऑब्जर्व की है कि यार जैसे जैसे मैं चार्ज के पास आता जा रहा हूँ ना, तो मुझे मैग्नेटिक फील्ड में जो कंपास निडल में डिफ्लेक्शन मिल रही है वो बढ़ जाती है। द डिफ्लेक्शन इन कंपास निडल इंक्रीजेज एज वी मूव टुवर्ड्स द चार्जेस। और जैसे जैसे हम मूविंग चार्ज पार्टिकल से हम दूर जाएंगे तो हमें डिफ्लेक्शन मिलनी कम हो जाती है। आपको शायद मेरी बात समझ में आ रही हो। मैं आपको यही बताना चाह रहा हूँ कि मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इस बात पर भी डिपेंड करती है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी अगर किसी पॉइंट पर कैलकुलेट कर रहे हैं वो इस बात पे भी डिपेंड करती है कि मूविंग चार्ज से वो पॉइंट कितना दूर है। मैं रिपीट करूं, एक बार और रिपीट करता हूं। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट इस बात पर भी डिपेंड करती है कि वो पॉइंट जहां पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट की जा रही है वो मूविंग चार्ज पार्टिकल से कितना दूर है। जितना ज़्यादा दूर होगी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी उतनी ही कम आएगी, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ उतनी ही कम आएगी। समझ में आई बात आपको? तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट इस बात पर डिपेंड करती है कि चार्ज पार्टिकल का मैग्नीट्यूड कितना है, क्यू, बेसिकली क्यू। दूसरी इस बात पर डिपेंड करती है कि उसकी वेलोसिटी कितनी है। जितना ज्यादा तेज दौड़ रहा होगा, ये एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट से पापा, दैट्स व्हाट आई सेड, इट इज एक्सपेरिमेंटल। हमने ऐसा एक्सपेरिमेंट किया कि एक ज्यादा मैग्नीट्यूड के चार्ज को दौड़ाया तो हमें ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी मिली। तो इन्हीं सब बातों को मैं यहां पर कोट कर देना चाहता हूं। आहा, ओहो, आहा, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी किस पॉइंट पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है क्यू के। कैसे पता तेरे को मास्टर? मैं बोला एक्सपेरिमेंटल। फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, अभी बताता हूं, 1/r², यानी कि डिस्टेंस। मान लेते हैं कि ये कोई डिस्टेंस r है, मान लेते हैं कोई डिस्टेंस r है, r वेक्टर, और इन दोनों के बीच में ये कोई एंगल थीटा है। तो भैया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा, चॉक पाउडर, चॉक पाउडर, चॉक पाउडर, आर्टिफिशियल छींकती है। मुझे ऐसा लगा मैं आने वाली है छींक, तो मैं छींक दी। तो एक्सपेरिमेंटल है, तो मैं इन सबको क्लब कर देता हूं। मैं सबको क्या कर देता हूं? क्लब, क्लब, क्लब। अच्छा बच्चा है ना, पढ़ाई करेगा ना। क्यू वी साइन थीटा डिवाइडेड बाय r²। क्यू वी साइन थीटा डिवाइडेड बाय r², क्यू वी साइन थीटा डिवाइडेड बाय r², क्यू वी साइन थीटा डिवाइडेड बाय r², क्यू वी साइन थीटा डिवाइडेड बाय r²। अच्छा सर प्रोपोर्शनलिटी हटा दो। मैंने कहा हाँ हाँ बेटे, हाँ हाँ बेटा, हाँ हाँ बेटा, μ/4π बेटा, क्यू वी साइन थीटा बेटा डिवाइडेड बाय r² बेटा। समझ में आया? ओया, क्यू वी साइन थीटा डिवाइडेड बाय r², क्यू वी साइन थीटा डिवाइडेड बाय r²। दिख रहा है ना तुझे? क्यू वी साइन थीटा डिवाइडेड बाय r², बहुत शानदार, एकदम क्लियर दिख रहा है, क्लियर। तो भैया ये तो स्केलर फॉर्म। तो प्लीज़ आप जल्दी से मेरी बात सुने। तो अगर कोई एक मूविंग चार्ज पार्टिकल है वो जा रहा है ऐसे भागता हुआ, और आप किसी r डिस्टेंस पर उस मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी को कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो कुछ नहीं करना है, ये फॉर्मूला लगा देना है। चार्ज पार्टिकल q v वेलोसिटी से जा रहा है, और तो आप किसी पॉइंट पर जो निकालना चाहते हैं उसको आप r वेक्टर कह दीजिए, कह दीजिए। ये कौन है? r वेक्टर है भैया। ये कौन है? r वेक्टर। और ये कौन है? वेलोसिटी वेक्टर। इन दोनों के बीच में जो एंगल है वो थीटा है। ये थीटा कौन है? एंगल बिटवीन r वेक्टर एंड v वेक्टर। ठीक है, चलो बहुत अच्छी बात। सर ये कैसे पता लगा? ये डायरेक्शन अंदर, ये बाहर, 2 पॉइंट पे और 2 पॉइंट पे अंदर, इसी के लिए बात करने जा रहा हूं। तो ये तो है स्केलर फॉर्म। कौन सी फॉर्म है ये? स्केलर फॉर्म। स्केलर फॉर्म, ये है स्केलर फॉर्म। इसी की वेक्टर फॉर्म भी हमें देखनी है। मैं ये रब कर रहा हूं, प्लीज थोड़ा सा आप जल्दी से कॉपी करें। हाँ जी, तो इसकी वेक्टर फॉर्म देखने की अगर बात हो तो ध्यान से सुनिए। लाइन ऑफ मोशन, और ये कैसा था? एक्सपेरिमेंटल था।
तो अगर कुछ बच्चे थोड़ा सा वेक्टर्स को जानते हैं, उनकी वेक्टर्स से कोई ख़ास दुश्मनी नहीं है, तो हो सकता है उन्हें अंदाज़ा हो भी गया मैं अब करने क्या वाला हूँ, ए बी साइन थीटा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो अगर वेक्टर फॉर्म लिखने की बात हो तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई क्यू वी वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर डिवाइडेड बाय आर क्यूब। Q vector cross R vector divided by R cube. This is the vector form of magnetic field intensity at any point due to moving charge particle Q. उम्मीद है आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो ये है वेक्टर फॉर्म, ये क्या है, वेक्टर फॉर्म है। डायरेक्शन अगर आप देखना चाहते हैं तो डायरेक्शन कैसे निकालने, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर कैसे निकालेंगे, राइट हैंड का इस्तेमाल करेंगे। किसका इस्तेमाल करेंगे, राइट हैंड का। हाँ जी, तो डायरेक्शन ऑफ बी वेक्टर के बारे में जो बात कर रहा हूँ मैं, तो अपने सीधे हाथ के साथ आए, अपनी राइट हैंड की फिंगर्स को वी की तरफ स्ट्रेच करें और उसे फिर आर की तरफ घुमाएं। घूमनी चाहिए, घूमनी, देखिए घूम तो नहीं रही ना, ये ऐसे भी नहीं, ये भूत के काम है, भूतिया काम है, भूतिया। इंसानों वाले काम ये है, वी की तरफ स्ट्रेच करी और आर की तरफ घुमा दी, ये घूम रही हैं। सर मैं तो ऐसे भी घुमा देता हूँ, ये बेटे ये घूम रही है, कलाई घूम रही, बेटे बेटे क्या घूम रहे, कलाई। हमें उंगलियाँ घुमानी है, ये भूत के काम मैं तो नहीं कर सकता, तुम कर सकते हो शायद। तो इंसान जो भी हैं वो वी वेक्टर की तरफ स्ट्रेच करें अपनी फिंगर्स को और आर की तरफ घुमाएं, तो ये जो ठेंगा है ये आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देगा। सर कैसे, वी वेक्टर की तरफ फिंगर्स स्ट्रेच करें, आर वेक्टर की तरफ घुमाएं, देन द थंब विल पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। और एक वो स्क्रू रूल भी है, अगर ऐसे स्क्रू रूल वही वी से आर की तरफ जो घुमाएंगे तो स्क्रू बाहर की तरफ आएगा, ऐसे करेंगे तो अंदर जाएगा, ऐसे करेंगे तो अंदर जाएगा, वी से आर की तरफ। चलो तो क्या करना है, राइट हैंड की फिंगर्स बेचे एकदम खतरनाक है, ये कलाई है, सॉरी कलाई बोल रहा हूँ, हथेली पे वो रेखाएं बना दी हैं और ये फिंगर्स, ठीक है, बकवास। तो यार ये फिंगर ऐसे ऐसे हाथ है, ये वी वेक्टर की तरफ है, ये किसकी तरफ है, वी वेक्टर की तरफ, और इधर घुमाना है आर वेक्टर की तरफ घुमाना है, ठीक है। तो वी से आर की तरफ घुमाएगा तो ये बाहर आएगा। अभी नीचे देख, अगर इस वाले पॉइंट की बात हो रही होती, वी से आर की तरफ घुमाता, ये आर वेक्टर का काम करता ना, तो वी से आर की तरफ जब घुमाते तो ये अंदर आई कि नहीं आई, ठीक है। तो ऐसे ही करते हैं, ठीक है। चल बहुत बढ़िया, ये बात समझ में आ गई क्या। तो भैया ये वीडियो यहीं तक रखते हैं, जिसमें आप मूविंग चार्ज की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी बता रहे हैं, समझ में आई बात। तो अगली वीडियो इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसके अंदर हम बायोसावा की बात करने वाले, करंट कैरिंग वायर की वजह से किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी हो सकती है, ओर्स्टेड वगैरह, ये सब बातें करने वाले हैं, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बो बॉय, सी यू सून, एन्जॉय।